क्या आपने कभी सोचा है आपके सैलरी में से जितना भी पीएफ अमाउंट डिडक्ट हो रहा है उसका कितना परसेंटेज आपके पेंशन स्कीम में जा रहा है? अगर नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए। मैं आज आपको इस वीडियो में ईपीएस से जुड़ी हर जानकारी बताऊंगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जान सकें कि आपने जो भी अभी तक पेंशन अमाउंट जो भी आपका कंट्रीब्यूट हुआ है आपके पीएफ में उसका आप उपयोग आगे कैसे ले सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे आपको वृद्धावस्था में क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस ऑफ फाइनेंस में स्वागत है। मैं विश्वजीत आज आपको बताऊंगा ईपीएस के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो आपका पीएफ डिडक्ट होता है आपके बेसिक का 12% एम्प्लॉय पार्ट का डिडक्ट होता है जो कि डायरेक्ट आपके पीएफ अमाउंट में जाता है, मीन्स आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में जाता है। बाकी जो एम्प्लॉयर आपका 12% डिडक्ट करता है आपके बेसिक के ऊपर, उसमें से जैसा कि आप जान पाएंगे 8.33% मीन्स जितना बेसिक है उस बेसिक पे आपका 8.33% अमाउंट डिडक्ट होके आपके ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फंड में जाता है, जिसको कि आप अपने एक बुढ़ापे में पेंशन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। और जो रिमेनिंग 3.67% है वो आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में जाता है, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, जिसको आप चाहे तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप जस्टिफाई रीजन देके उसको विड्रॉल कर सकते हैं, या आप जॉब छोड़ेंगे तब भी विड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएस के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो कि हमें समझने होंगे, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, जिस मेंबर का ईपीएस डिडक्ट हो रहा है वो ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए। अगर आपको ईपीएस का फ़ायदा लेना है तो कम से कम आपकी सर्विस 10 साल होनी चाहिए। 10 साल बाद ही आप उस ईपीएस का फ़ायदा ले सकते हैं। और आपकी जो भी एज है, मतलब आप सर्विस करते करते आपकी एज मिनिमम 58 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पेंशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो आप ईपीएस को रिड्यूस रेट पे 50 साल के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना जो पेंशन की एज है 58 से बढ़ाकर 60 कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ईयरली पेंशन आ रही है, मंथली पेंशन आ रही है, उसमें 4% आपको इंक्रीज मिलेगा। जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है जो आपका ईपीएस है। अगर आपको मंथली पेंशन जाननी है कि अगर आप रिटायर हो गए तो आपको कितना पेंशन मंथली मिलेगा, तो उसके लिए आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है मल्टीप्लाई बाय पेंशन लेवल सर्विस, मीन्स आपने जितना टाइम काम किया है जिसको आप पेंशनेबल टाइम कह रहे हो, और पेंशनेबल से मतलब आपके लास्ट 5 साल में क्या एवरेज बेसिक सैलरी रही है, मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड कर दो कि आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपको मंथली पेंशन कितना आपको मिलने वाला है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसकी एवरेज सैलरी है बेसिक 35,000, 30 साल उसने काम किया पूरे लाइफ टाइम में, और उसकी जो कैलकुलेशन आई है मतलब 35,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 70, मतलब मंथली पेंशन उसकी 15,000 बन रही है इस हिसाब से। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ईपीएस में जो भी पेंशन आपकी बन रही है वो आपको आगे कितना फ़ायदा देने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपकी एम्प्लॉयर जो भी ईपीएस में अमाउंट डाल रहा है तो आपके लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। आप चाहें तो अपने एम्प्लॉयर का ईपीएस अमाउंट आप पासबुक डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। पासबुक डाउनलोड करना अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे आप इजीली से उस वीडियो को चेक कर लो कि आप ईपीएफ का पासबुक कैसे चेक कर सकते हो। और उस पासबुक के अंदर आप ईपीएस में आप चेक कर सकते हो पेंशन कंट्रीब्यूशन करके कॉलम में, उस कॉलम में आपके जितने भी पेंशन अमाउंट जा रहा है उसमें आप देख सकते हो। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो
आगे देख पाएंगे कि कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखने हैं ईपीएफ पेंशन के लिए। सबसे पहले जो भी आपका ईपीएस अमाउंट जमा हो रहा है आपके पीएफ बैंक अकाउंट नंबर में, तो उसमें जितने भी योगदान होंगे सारे एम्प्लॉयर के योगदान होंगे। जो एम्प्लॉयर है हर महीने 8.33% आपके बेसिक के ऊपर अमाउंट उसमें जमा करेगा विदाउट मिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एम्प्लॉयर है आपके बेसिक का 8.33% योगदान देगा। ये आपको चेक करना है हर मंथ कि आपके पीएफ पासबुक में अमाउंट शो हो रहा है नहीं शो हो रहा है। उसके सिवाय आपका जो एम्प्लॉयर है आपको महंगाई भत्ता के साथ साथ मूल वेतन, रेंटिंग अलाउंस, खाद्य रियायतों का भी मूल्य आपके सैलरी में देता रहेगा। जो भी एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर को ये मेंटेन करना पड़ेगा कि जैसे ही मंथ एंड होता है उस मंथ की ईपीएस का अमाउंट अगले मंथ की 15 डेज के अंदर अंदर आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होना चाहिए। सो एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए राम ने जुलाई में वर्क किया था, तो अगस्त मंथ के 15 अगस्त तक उसका अमाउंट उसमें जमा हो जाना चाहिए आपके जो ईपीएस अकाउंट में। क्लियर है दोस्तों? आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और इसमें एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि आपका जो मिनिमम एज है पेंशन की, मतलब आप जो पेंशन लेना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपका मिनिमम एज 58 ईयर्स रिक्वायर्ड है। एंड आपकी सर्विस, मतलब आप जो जॉब किया आपने, मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। 10 साल से कम अगर आपने जॉब की है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर टाइमली आपका ईपीएस में पैसा जमा करता रहे। अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा काम किया है और 10 साल से कम काम किया है तो आप चाहते हैं अगर 2 महीने आपने जॉब नहीं की, कहीं पे आप जॉबलेस रहे, उस केस में आप ईपीएस का अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हैं। और पेंशन फंड ने मिनिमम एज जो आपकी 58 इसमें फिक्स की है आपके रिटायरमेंट की। दोस्तों इसी के साथ वीडियो में समाप्त करूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कोई भी आपकी क्वेरी है हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।